अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है एसिड बेस बैलेंस के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे एसिड बेस बैलेंस के अंदर क्या होगा कि एसिड और बेस हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अगर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या उनकी क्वांटिटी कम हो जाए तो डेफिनेटली वो बॉडी में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ ना कुछ डिजीज़ कॉज करेंगे, ठीक है। और उसमें हमारे पास आ जाती है एसिडोसिस, जिसमें एसिड का लेवल ज़्यादा होता है, और अल्केलोसिस जिसमें बेस का लेवल ज़्यादा होता है। वो रीजंस क्या होती हैं, उनके रिजल्ट में क्या होता है, वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले रिस्पायरेटरी आपको पता है रिलेटेड टू लंग, आपको कुछ रिस्पायरेटरी सिस्टम के रिलेटेड नज़र आ रहा है। और उसमें क्या है, अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम का कोई मसला था जिसकी वजह से एसिड का लेवल बॉडी में ज़्यादा हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अप या डाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो था बॉडी का वो ख़राब हुआ और उसकी वजह से एसिडोसिस या एल्कलोसिस हो रही है। और उसमें मेन लेवल जो है वो बाइकार्बोनेट का होगा, या बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो रहा होगा या बाइकार्बोनेट कम होगा। तो आपने ये याद रखना है कि रिस्पायरेटरी में जब भी चाहे एसिडोसिस का नाम आए या एल्कलोसिस में, लेकिन तो अगर साथ रिस्पायरेटरी लिखा है तो आपने समझ जाना है कि हाँ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम या ज़्यादा है। वो एसिडोसिस में एल्कलोसिस में कम या ज़्यादा वो आप खुद देखें, अब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी भी। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या है कि बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो ज़्यादा या कम है। अब हमारी बॉडी में जो नॉर्मल रेशो है, जो नॉर्मल इनकी रेशो है वो कितनी है, बाइकार्बोनेट की और कार्बोनिक एसिड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बेसिकली ये जो हमारे पास ये वाली हमारे पास बाइकार्बोनेट की है, और इसको अगर हम कार्बोनिक एसिड ना भी लिखें तो हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं। तो बॉडी में हमारे पास नॉर्मल रेशो जो है वो 20:1 है, और इस रेशो पे पीएच जो नॉर्मल है वो 7.4 है, ठीक है। नॉर्मल पीएच इस रेशो पे 7.4 है। लेकिन जब एसिडोसिस होती है तो ये पीएच कम हो जाती है, ये पीएच 7.4 से भी कम हो जाती है। आपको पता है ये न्यूट्रल समझ लो 7 का लेवल होता है, हमें पता है। अगर तो इससे कम होती है तो हम उसको एसिड की टाइप के कहते हैं कि यहाँ पे एसिड का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो रहा है। और अगर ये पीएच ज़्यादा होती है तो हम बॉडी में कहते हैं कि बेस का लेवल ज़्यादा हो रहा है। और इस तरह ये 7.4 के लेवल से कम हो जाए तो पीएच कम हो रही है, और ये 7.4 से ज़्यादा तो पीएच ज़्यादा हो गई। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, हमें उसके लिए इसका मेन सेंटर जो है या वो सिस्टम जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम है। रिस्पायरेटरी यानी हमारे लंग्स के सिस्टम के थ्रू ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से भेजना चाहते हैं या उसे अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अप या ज़्यादा या डाउन करने के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम ही काम करेगा। और इसी तरह बाइकार्बोनेट के लेवल को अगर हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, सॉरी मैंने इधर 2 लगा दिया, यहाँ बाइकार्बोनेट के लेवल को हम अगर करना चाहते हैं तो वो हम रीनल सिस्टम के थ्रू करेंगे, यानी कि बेसिकली किडनीज़ के थ्रू हम इनको करेंगे। ये भी बात आपने याद रखनी है। तो एसिडोसिस में क्या होता है, जो ब्लड में एसिड का लेवल है वो ज़्यादा होता है और पीएच जो है वो डिक्रीज़ करती है। और एल्केलोसिस में ब्लड में बेस का लेवल ज़्यादा होता है या पीएच इंक्रीज़ करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एसिडोसिस में बेस का लेवल कम हो गया और एल्केलोसिस में एसिड का लेवल कम हो गया, इस तरह भी कह सकते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो इसमें क्या हैं, अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक होता है वोलेटाइल एसिड और एक होता है फिक्स्ड एसिड। वोलेटाइल होता है जो कि एयर बन के, मतलब एयर की फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो सकता है, उसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और फिक्स्ड एसिड जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव नहीं हो सकता, उसे स्पेशली रीनल सिस्टम के थ्रू ही रिमूव करना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है। वोलेटाइल एसिड्स क्या हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और फिक्स्ड क्या है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव नहीं हो सकता और रीनल सिस्टम से रिमूव होता है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस में इम्बैलेंस किसकी वजह से हुआ, किडनीज ने अपना काम परफॉर्म सही तरह नहीं कर सकी, कोई भी रीज़न उसकी हो सकती है, वो रीज़न अब हम देखेंगे। लेकिन आपने ये याद रखना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्कलोसिस, या इम्बैलेंस जो करेगा वो किडनीज करेगी और रिस्पायरेटरी में जो इम्बैलेंस करेगा वो लंग्स करेगा। अब आज की इस वीडियो में हमारा मेन जो काम है, हमने रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या एल्कलोसिस को डिस्कस करना है। पहला हमारा आ जाता है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। क्यों होती हैं, क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन हुई हुई है। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे एयर बहुत कम है, किसी ऐसे कमरे में हैं जहाँ एयर बहुत कम है, या जहाँ पे आग लगी है, वहाँ पे स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, धुआं बहुत है, तो वहाँ पे हाइपोवेंटिलेशन होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है हमें यहाँ पे कम नज़र आ रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो अब कम है। तो आपकी लंग्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जा रही हैं, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से एक्सपेल कम हो रही है, जबकि वो यानी कि एक्सपेल कम हो रही है और
इसकी वजह से हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा होती है। और आपको पता है हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो पीएच बॉडी का डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, पीएच बॉडी का डिक्रीज़, मैं आपको बताऊँ पीएच का और हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन का इन्वर्स रिलेशन है। हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो पीएच कम, हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन कम हुई तो पीएच ज़्यादा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्योंकि ज़्यादा हो गया ना लंग्स में, उसको रिमूव नहीं किया जा पा रहा, तो हाइड्रोजन आइन ज़्यादा हुआ है। हाइड्रोजन आइन ज़्यादा हुआ है तो पीएच कम होगी, और जब पीएच कम होती है तो अल्टीमेटली वो हमें वो बता रही होती है कि बॉडी में एसिड का लेवल ज़्यादा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हाइपर कैप्निया भी हो सकता है। हाइपर कैप्निया क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था, सेल्स के दरमियान में भी था, सेल्स के सराउंडिंग में भी था, वहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होनी शुरू हो गई। इकट्ठी हुई तो उसको कहते हैं हाइपर कैप्निया। और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव नहीं कर पा रहे, देयर इज रिमूवल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जब रिमूवल नहीं हो रहा तो एसिडोसिस हो रही है। ये कौन से डिजीज़ में ऐसा होता है जिसमें आपकी एसिडोसिस हो जाती है? उसमें एम्फीसीमा है, आपको पता है, इसमें एल्वियोलाई डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ब्रोंकाइटिस जिसमें हमारे ब्रोंकाई जो हैं वो डैमेज हो गए, नमूनिया है, उसके बाद है एडीमा जिसमें आपके फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई, एस्थमा में भी क्या है कि जो एस्थमा वाले होते हैं उनको अपने साथ उनके इन्हेलर्स रखने पड़ते हैं। दूसरी चीज़, एक तो ये तो हमें समझ आ गई कि यहाँ पे ये तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे नर्व्स या मसल्स की भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जो कि चेस्ट के, जैसे आपको पता है ना हमारी बॉडी के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। जब हम एक्सहेलेशन करते हैं या इनहेलेशन करते हैं, वो इंटरकोस्टल मसल्स पूरी हेल्प करते हैं डायाफ्राम को अपलिफ्ट करने में, डायाफ्राम को डाउन करने में, रिब्स को बढ़ाने में, रिब्स को नीचे डाउन करने में, यानी सरफेस एरिया लंग्स का इंक्रीज़ करने में और डिक्रीज़ करने में इन इंटरकोस्टल मसल्स का, रिब्स का बहुत काम है। और उन मसल्स का डैमेज हो जाए तो जैसे इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी बंदे की रिब्स डैमेज हो गई, तो वो लंग्स को भी इफेक्ट करती है, लंग्स का भी डैमेज हो जाता है। तो उस केस में भी हो सकता है। सिर्फ हम ये समझते हैं कि हाँ कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो फिर ये एसिडोसिस हो रही है, नो, ये इट कैन बी बिकॉज ऑफ योर मसल्स डिसऑर्डर, योर नर्व्स डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसकी वजह से भी ये हो सकती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नारकोटिक्स या ड्रग्स। देखो डॉक्टर ने आपको कहा कि ये दवाई आपने 3 दिन तक खानी है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 5 दिन तक खा ली, आपने ओवरडोज कर लिया ना, जितनी ड्रग आपको कहा गया था आपने उससे ज़्यादा ले ली, तो वो भी आपकी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ा देगी। फिर उसके बाद स्लीपिंग मेडिसिन, जैसे ये जो गले के लिए देते हैं ENT स्पेशलिस्ट जो मेडिसिन देते हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा नशा सा, थोड़ी सी ना स्लीपिंग पिल्स सी ना थोड़ी ऐड होती है उसमें, तो इसकी वजह से आप सोते रहते हैं। और ज़्यादा सोते रहें तो आपको पता है जो हमारा रेट है वो ब्रीदिंग का कम हो जाता है, और बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा है और उसको एक्सपेल नहीं किया जा रहा। अब ये जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में कम है तो इससे क्या हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा होने की वजह से एयर पैसेजवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, एयर पैसेजवे ब्लॉक हो गया, क्योंकि एयर को सही तरह से ना एक्सपेल किया जा रहा है, ना इनहेल किया जा रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं आ रही। तो यहाँ से क्या होगा, रिस्पायरेशन आपको पता है इनटेक जो करनी है या एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, वो भी नहीं हो रहा। गैशियस एक्सचेंज, वही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो गैस एक्सचेंज हमारी लंग्स में एल्वियोलाई के लेवल पे परफॉर्म हो रहा था वो भी नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो लंग्स में अगर कोई एयर एंटर ही नहीं होगी तो लंग्स के अंदर कोई एयर नहीं है। वैसे तो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस होता है जो लंग्स को कोलैप्स नहीं होने दे रहा, लेकिन अगर कोई एयर आ ही नहीं रही काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, तो दैट विल कोलैप्स द लंग्स आपस में ऐसे थे ना, अगर हम कहीं तो वो चिपक जाएंगे, ऐसे बिल्कुल चिपक गए। देखो स्पेस उनके दरमियान कितनी कम हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव करो, यानी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल अच्छा है वहाँ पे जाओ। और दूसरा अगर है, देखो अगर ऐसे केस में आओगे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट नहीं कर पा रहा, वो बेचारा इनएक्टिव हो गया, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, तो अब किसी ना किसी को तो काम करना है ताकि बॉडी कुछ नॉर्मल आए, कुछ उसका लेवल बेहतर हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया जाए या किसी तरह मेंटेन करें, एसिडोसिस से जान छुटे। वो है फिर रीनल सिस्टम, यानी बाइकार्बोनेट का लेवल फिर बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि देखो ना एसिड का लेवल तो ज़्यादा ही है, अगर बाइकार्बोनेट बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा सा उसको कंपनसेट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रीनल आपका बाइकार्बोनेट को रिजर्व करना शुरू करेगी, रिटेन करनी शुरू कर देगी। तो इस केस में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन भी पेशेंट को लगाई जाती है, लेकिन वो इतना इनफ नहीं होती। अब इसमें हो क्या रहा है, देखिए हमें पता है नॉर्मल रेशो हमारी ये है, नॉर्मल रेशो जो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि 1:20 है, लेकिन एसिडोसिस में वो 2:20 हो गई, क्योंकि यानी बाइकार्बोनेट तो लेवल सेम ही रहा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया।
तो रीनल सिस्टम ने काम करने के लिए, रीनल सिस्टम मैंने बताया ना वो बेचारा काम करेगा कि वो बाइकार्बोनेट बढ़ाएगा। तो अब यहाँ देखें बाइकार्बोनेट 20 से 30 आ गया, ताकि एसिडोसिस के लेवल को, यानी एसिडोसिस को प्रिवेंट करें या उसको नॉर्मल पे वापस लेकर आएँ। तो उसने बाइकार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के बारे में। अब हमारी है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, नॉर्मल रेशो होती है यही हमारे पास 20:1, जिसमें ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इस तरह से नॉर्मल रेशो है। अब बॉडी में क्या होता है, जब ये रेशो 20:1 से ज़्यादा हो गई तो pH भी बढ़ेगी, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है और बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा है। अब आप ये देखो, ये 1 रेशो नॉर्मल था, 1 कार्बन डाइऑक्साइड और नॉर्मल था बाइकार्बोनेट 20, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में कम हो गया, ठीक है। और उसकी वजह से क्यों हुआ, हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है। पीछे हमने एसिडोसिस में कहा हाइपो वेंटिलेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइपर वेंटिलेशन। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज़्यादा रिमूव हो रही है, उसका ज़्यादा रिमूवल हो रहा है, तो वो बॉडी से लॉस होती जा रही है और हाइड्रोजन आयन जो है वो कम हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन आयन आपको पता कम होते हैं तो pH ज़्यादा होती है। मैं पहले बता चुकी हूँ, pH और हाइड्रोजन आयन का इन्वर्स रिलेशन है। हाइड्रोजन आयन्स कम, pH ज़्यादा। तो देखें हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा लॉस हो रही है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, एग्जाइटी है, टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल नहीं रहेगा, रेस्पिरेटरी सेंटर्स की लेजन्स हो सकती हैं, जैसे ट्यूमर हो सकता है इसकी वजह से कोई, या एकदम से स्ट्रोक आ सकता है, फीवर बुखार आ सकता है, या किसी भी मेडिसिन की ओवरडोज ली है उसकी वजह से भी ये चीज़ होती है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये आपको आ सकती है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपको पता है बॉडी से ज़्यादा बाहर वो जा रही है और ऑक्सीजन आप कम इनटेक कर रहे हैं। तो किडनी है उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, किडनी कंपनसेट करने के लिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को बॉडी में ज़्यादा करना शुरू कर देगी और बाइकार्बोनेट को ज़्यादा एक्सपेल करना शुरू कर देगी, क्योंकि बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा है ना बॉडी में एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो बाइकार्बोनेट को बॉडी से बाहर निकाला और हाइड्रोजन को रिटेन किया। तो जिससे क्या हुआ कि अब जो हमारे पास नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने में हेल्प हुई। और फिर डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जब हो जाती है ना, तो आप ब्रीदिंग बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लो ब्रीदिंग करते हो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हो। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ज़्यादा हो जाए तो आप बहुत ऐसे जोर से ना मतलब सांस लेते हो, ताकि आपकी ज़्यादा ऑक्सीजन जो अंदर आ सके। अब नॉर्मल लेवल हमें पता है 1:20 था, लेकिन इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 1 से भी कम हो गया और ये मेंटेन है। तो हम क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट के लेवल को किडनी जो है वो कम करना शुरू कर देगी। 20 से 15 पे आ गया, 15 से 10 पे आ गया, ताकि वो एक दोबारा रेशियो जो है वो नॉर्मल पे आ सके। तो ये था रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अगर आपसे कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्केलोसिस है उस पर एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ।